Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today it is our 11th lecture on organic chemistry from the platform of National Chemistry Talent Contest 17. In the last lecture, we discussed the synthesis and the properties of alkenes. Today we are going to start the chemical reactions of alkenes. These are the topics that we will cover today or in the next lecture as well. ये एक जनरल रिएक्शन है एल्कीन का, जिसमें दिखाया गया है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन, यानी कि उसमें ए और बी कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, वो ऐड हुआ तो ए कार्बन के एक साइड पे ऐड हो गया, यानी डबल बॉन्ड के एक साइड पे, और बी एक साइड पे ऐड हो गया, और बीच का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, यानी पाई बॉन्ड वो ब्रेक हो गया। तो सीधी सीधी ये एडिशन है, यानी ए और बी ऐड हुआ। ठीक है, ए भी कोई जनरल ग्रुप है, ये एटम है। अच्छा, हमें ये समझना है कि एडिशन रिएक्शन कैसे होते हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है एल्कीन का वो ब्रेक होता है, और सिग्मा बॉन्ड जो होता है ए बी का वो भी ब्रेक होता है, और इसके बदले जो प्रोडक्ट में दो सिग्मा बॉन्ड्स नए बनते हैं, यानी सी ए, यानी कार्बन के साथ ए का बॉन्ड और कार्बन के साथ बी का बॉन्ड, ये दो सिग्मा बॉन्ड नए बने हैं, और पुराना ए बी का सिग्मा बॉन्ड टूटा है, और कार्बन और कार्बन का पाई बॉन्ड भी टूटा है। तो मतलब आपको एक तो पहली बात ये नजर आ रही है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो मतलब वैसे ही मैं जनरली आपसे पूछूं कि एल्कीन का जब एडिशन रिएक्शन होता है तो उसमें कितने पाई बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, तो जवाब होगा एक। कितने सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, जवाब होगा एक। और कितने सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, तो आपका आंसर होगा टू। और कितने पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन में, तो आंसर होगा जीरो, क्योंकि पाई बॉन्ड तो फॉर्म नहीं हो रहे बल्कि वो तो ब्रेक हो रहे हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन कभी कभी मल्टीपल चॉइसेस में हम स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कि भाई एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन फॉलोइंग नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अब ऑप्शन में 1 2 3 4 लिखा होता है। अब स्टूडेंट कभी कभी थोड़ा सा ना वो जल्दबाजी में वो 1 लिख कर आ जाते हैं, और बाद में वो जस्टिफाई कर देते हैं, सर हम ये समझे कि आप बॉन्ड ये पूछ रहे हैं कि जो ए बी बॉन्ड ए बी मॉलिक्यूल ऐड हुआ है क्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो एक सिग्मा बॉन्ड था, तो वो तो टूटा था ना, हम तो पूछ रहे हैं कि बने कितने। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक होती है जो बहुत ही नेग्लिजिबल है, लेकिन आप लोग करते हैं इसको, इस मिस्टेक को नेग्लिजिबल समझ के। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे आ गया। ओवरऑल दो बॉन्ड्स ही ब्रेक हो रहे हैं, दो बॉन्ड्स ही फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन अलग। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये दो टर्म्स होती हैं, ये पहले समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन सीकिंग या इलेक्ट्रॉन लविंग। जो फिलिक लफ्ज है ये फाइल है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल नाउन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडजेक्टिव है, और तो ये फाइल या फिलिया वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है लविंग। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन लविंग यानी इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला, या इलेक्ट्रॉन के पास जाने वाली स्पीशीज। वो कौन हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी, वो यकीनन जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक होगी, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इनमें होते हैं पाई बॉन्ड्स। तो ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ना, ये न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, और ये वो स्पीशीज है जो इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करती है, क्योंकि पाई बॉन्ड का मतलब है कि ये एक्सिस इलेक्ट्रॉन है जो कि सिग्मा फ्रेमवर्क में एडजस्ट नहीं हो सके, तो ये पाई बॉन्ड फ्रेमवर्क में, पाई फ्रेमवर्क में चलेगा, यानी पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और वो इलेक्ट्रोफाइल कौन से हो सकते हैं, सबसे कॉमन तो H पॉजिटिव है, जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। X पॉजिटिव यानी कि हेलोनियम आयन इसको पढ़ते हैं। X हेलोजिन है, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये फ्लोरीन वगैरह, और जब इस पे प्लस चार्ज आ जाता है तो हम इसको हेलोनियम आयन कहते हैं। तो अगर Cl पॉजिटिव है तो क्लोरोनियम आयन कहेंगे, इसी तरह ब्रोमोनियम आयन और आयोडोनियम। Hg2 पॉजिटिव ये है मर्क्यूरिनियम आयन। ठीक है, मरकरी का कैटाइन वगैरह वगैरह, ये अभी आएंगे सारे, तो उसको और अच्छे समझ में आएंगे कि किस तरह एल्कीन का जो पाई बॉन्ड होता है वो इन इलेक्ट्रोफाइल्स पे अटैक करता है। अब ये मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं।
थोड़ी देर पहले आपने जनरल रिएक्शन देखा था, एल्कीन प्लस ए बी इज इक्वल टू सी ए और सी बी जो बॉन्ड बने थे, वो तो जनरल रिएक्शन था। अब ये जनरल मैकेनिज्म है। जनरल इसलिए कह रहे हैं कि हमने ए और बी को डिफाइन नहीं किया। और ठीक है। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म ये है कि ये जो एल्कीन है इसके पास पाई बॉन्ड होता है और ये न्यूक्लियोफिलिक होता है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है ये जो एल्कीन है। ये अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी के ऊपर। अब ए बी में हमने खुद से अभी अज्यूम कर लिया, क्योंकि आपको तो नहीं मालूम ए क्या है बी क्या है। ये ए पार्शियल पॉजिटिव है, बी पार्शियल नेगेटिव है, ये हमने ऐसे अज्यूम किया है जनरल। मतलब कोई भी जब बॉन्ड होता है दो एटम्स के दरमियान, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से उस पर्टिकुलर बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट होती है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है रिलेटिवली, वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज उस पर आता है। और जो रिलेटिवली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव आता है। तो इस वजह से जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोफिलिक बिहेव करता है। तो ये ए आपका इस एग्जाम्पल में इलेक्ट्रोफाइल है, और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यानी पाई बॉन्ड, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो अटैक हमेशा न्यूक्लियोफाइल करता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ठीक है। ये जो एरोज हैं इनको करली एरोज कहते हैं, क्योंकि इनमें कर्ल आ रहा है, तिरछापन आ रहा है ना। तो करली एरोज की टर्मिनोलॉजी बेइंतहा इस्तेमाल होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा। अच्छा, करली एरोज में एक टेल होती है, एक हेड होता है। यानी ये जहां से स्टार्ट हुआ है वो टेल है, दुम, और हेड सर जहां खत्म हुआ। टेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हुए, हेड ये फाइनल डेस्टिनेशन है, यहाँ पहुंचे। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे। तो एरो, करली एरो का जो टेल है वो न्यूक्लियोफाइल से शुरू होती है, और करली एरो का हेड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल पर होता है। ठीक है। अभी ये आगे वाले एरो को भी फिलहाल इग्नोर करें, मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपको कोई अननोन दो स्पीशीज दूं और एक करली एरो बनाऊं, तो यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई विच इज न्यूक्लियोफिलिक group and which is electrophilic group based on the curly arrow that is present there. The tail of the curly arrow means the nucleophile is on that side, और जो हेड है इसका मतलब होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक साइड है। ठीक है। अच्छा, जब पाई बॉन्ड अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक एटम ए पर, तो जाहिर सी बात है ए की वैलेंसी एक्सीड कर जाएगी। इस वक्त ये मोनोवैलेंट है, बी से कनेक्टेड है, और आप यहाँ से पाई बॉन्ड से अटैक करा रहे हैं, तो मतलब ये कार्बन बॉन्ड करेगा ए से, तो डाइवैलेंट हो जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंसी एक ही होगी है, वॉट एवर जो भी ग्रुप है ये। तो एज अ रिजल्ट जो ए फर्दर बी से कनेक्ट था वो ब्रेकेज हो जाएगी इस बॉन्ड की। तो ए बी का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सी ए का बॉन्ड बन जाएगा, सी फॉर कार्बन, कार्बन और ए का बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। तो ये ऐसा होगा, यानी ये जो दो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, एल्कीनिक कार्बन या ओलिफिनिक कार्बन, इसमें से कोई एक बॉन्ड कर लेगा ए से। फॉर इंस्टेंस राइट वाले ए ने कर लिया, राइट वाले कार्बन ने कर लिया। देखें ये सी के साथ ए आ गया, राइट वाला ए। तो अगर राइट वाले कार्बन ने कर लिया तो लेफ्ट वाला कार्बन के पास वैलेंसी की कमी हो जाएगी। यानी इस वक्त ये टेट्रावैलेंट था, दो सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड के थ्रू। लेकिन जब आपने पाई बॉन्ड ब्रेक ही कर दिया है, तो एक कार्बन के पास तो चलो चार चार वैलेंसी की चार हो गई, लेकिन दूसरे कार्बन के पास वैलेंसी तीन हो जाएगी, जिसकी वजह से उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है। प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये कार्बोकैटाइन बन जाएगा। ठीक है। और ये जो लोब्स दिखाए हैं, दो लोब्स हैं, ये बेसिकली एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। ठीक है ना, वेकेंट पी ऑर्बिटल है। ये इंप्रेशन ये देना चाह रहे हैं कि इसके पास जगह मौजूद है किसी भी इलेक्ट्रॉन के आने की। ठीक है। कहीं से भी न्यूक्लियोफिलिक कोई स्पीशी अटैक कर सकती है, क्योंकि तीन वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी एक कम है। अच्छा, और वैसे भी अगर आपको याद हो, जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था तो मैंने बताया था, वैलेंसी वगैरह आपको पढ़ाई थी, तो मैंने ये भी कहा था कि कोई भी एलिमेंट अपनी जो नेचुरल वैलेंसी है वो अगर उसकी डिस्टर्ब हो जाए तो उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। और ये यहाँ पे हुआ है। कार्बन की वैलेंसी चार होती है और चार है यहाँ पे रिएक्टेंट में जो लेफ्ट वाली कार्बन है। लेकिन जब ये अटैक हुआ और ये जो इंटरमीडिएट दिख रहा है आपको,
इसमें अब 3 वैलेंसी होगी, तो जब 4 से 3 वैलेंसी हो रही है कार्बन की, तो इस पे फॉर्मल चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसलिए होगा क्योंकि जब चार्ज डेवलप होता है तो वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी, लेकिन प्लस इसलिए होगा कि बराबर वाली कार्बन ने इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, यानी एक इसका अपना और एक इसका, वो खींच के एक के साथ बॉन्ड बना लिया और सी को डेफिशिएंट कर दिया, लेफ्ट वाली सी को। बहरहाल ये एक इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकेटाइन का। अच्छा, यहाँ पे ही मैं एक बात बता दूं हाथ के हाथ, वो ये कि इस वक्त आप ये सोच सकते हैं कि सर राइट वाले कार्बन ने ए के साथ बॉन्ड बनाया और लेफ्ट वाले कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाए, ठीक है ना, ये वाइस वर्सा भी तो हो सकता था। तो जवाब है बिल्कुल हो सकता था, वाइस वर्सा मतलब उलट, लेफ्ट वाली कार्बन ए के साथ बॉन्ड बना ले और राइट वाली कार्बन पर प्लस चार्ज, बिल्कुल हो सकता था, इस वक्त हो सकता था, क्योंकि अपेरेंटली ये दोनों कार्बन का सेम एनवायरनमेंट है, यानी ये भी 2 मिथाइल से कनेक्टेड है, ये वाली भी 2 मिथाइल से कनेक्टेड है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि कौन सी वाली कार्बन स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगी। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, एक दफा मुझे बता देंगे, आर यू लिसनिंग टू मी? यस Yes, sir. सर। ओके यस सर। ओके Yes, ओके, sir. थैंक यू। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अज्यूम कर लें कि हाथ के हाथ में बता रहा हूँ वो बात जो मुझे फिर बाद में बताना पड़ेगी। ये देखें, अब इस वक्त चारों मिथाइल्स है ना, फर्ज करें ये एच है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो उस सूरत में ना दोनों अलग अलग टाइप के कार्बोकेटाइन देंगे। अगर ये एच होगा तो फिर यहाँ इस वाली कार्बन पे, लेफ्ट वाली कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, तो वो टर्शरी होगा, जो कि है इस वक्त, है ना, कार्बन के साथ ये कार्बन लगा हुआ, ये कार्बन लगा हुआ, ये कार्बन लगा हुआ, 3 कार्बन लगे हों कार्बन, पॉजिटिव कार्बन सेंटर के साथ, तो वो टर्शरी होता है। लेकिन अगर मैं वाइस वर्सा कर दूं, इस सी के साथ ए लगा दूं और यहाँ प्लस चार्ज लगा दूं, यानी इस कार्बन पे, और ये एच मौजूद हो, तो फिर ये सेकेंडरी कार्बन हो जाएगी। एग्री करते हैं मेरी बात को? Yes, sir. तो अब जी जी, तो अब यहाँ पर कंपटीशन हो जाएगा उस केस में, अगर एक हाइड्रोजन हो, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वर्सेस टर्शरी कार्बोकेटाइन। आप जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ड्यूरेटिव ग्रुप लगे होते हैं, नेगेटिव आई इफेक्ट आ रहा होता है, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा प्रिफरेबली ओवर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये जो प्रीडोमिनेंस है एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन की ओवर द अदर कार्बोकेटाइन, ये एक रूल है जिसका नाम होता है मार्कोवनिकोव रूल। रशियन केमिस्ट है मार्कोवनिकोव, इनका रूल है, इन्होंने ये इसको स्टडी किया था, ये बहुत सारे एल्कीन्स के एडिशन रिएक्शंस को स्टडी करके इन्होंने एक जनरलाइजेशन की थी। इन्होंने एग्जैक्टली ये नहीं कहा था कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, इन्होंने रूल्स कुछ और कहा था, लेकिन उसके रिजल्ट इसका यही है। इन्होंने ये कहा था मार्कोनिकोव ने कि वो कार्बन, यानी ओलिफिन की एडिशन के लिए रूल है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यानी एल्किन की एडिशन के लिए इन्होंने, मार्कोनिकोव ने ये कहा था, ये जो 2 sp2 कार्बन है, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसमें से वो वाली कार्बन जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन हो, ठीक है, उस पर जाके ये जो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप होता है ना वो जुड़ता है, और एज अ रिजल्ट जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं उस पर प्लस चार्ज आता है। इन्होंने तो ये बात कही थी मार्कोवनिकोव ने। लेकिन अब आप समझते हैं इस बात को, यानी ये जो रूल है मार्कोवनिकोव रूल, वो अदर वे राउंड वो यही कह रहा होता है कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बननी है, जिस कार्बन के पास ज्यादा एच होंगे तो हम चाहेंगे उस पर प्लस चार्ज ना आए, ठीक है ना, तो इसीलिए उस पर इन्होंने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, और जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है उस पर प्लस चार्ज आएगा। ये मार्कोवनिकोव रूल थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो यही है, ठीक है। वैसे अगर आप मुझसे डेफिनेशन या स्टेटमेंट जानना चाह रहे हैं मार्कोवनिकोव रूल की, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उस डेफिनेशन या स्टेटमेंट में कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरा मतलब है कि वो एक मेमोरी है जो मुझे अपने जमाना तालिब इल्मी से याद है, स्टूडेंट लाइफ से, मैं आपको सुना देता हूँ। मार्कोवनिकोव रूल ये कहता है, इन केस ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन the positive part of the addendum molecule attached to that carbon which has higher number of hydrogens। ये तो हो गई स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब इसको समझा देता हूँ आपको। ये कह रहे हैं कि वो एल्कीन जो कि अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल मतलब कहीं पे हाइड्रोजन ज्यादा हो कहीं पे कम, उसमें जो पॉजिटिव पार्ट एडेंडम मॉलिक्यूल का ऐड होगा। एडेंडम कहते हैं ऐसा मॉलिक्यूल जो बाद में आया है ना, एडेंडम आपने देखा होगा डिक्शनरीज में, एनसाइक्लोपीडिया,
या कुछ बुक्स में लगा हुआ होता है। एडेंडम का मतलब होता है अगर आप कोई चीज मिस कर गए कहीं लगाना तो फिर वो आखिरी सफात में लगा देते हैं, वो एडेंडम कहते हैं। तो एडेंडम मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस एसिमेट्रिक एल्कीन के उस कार्बन पर आएगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा मौजूद होंगे। ये तो हो गई स्टेटमेंट मार्कोनी को, लेकिन इसका नतीजा यही है कि अगर ज्यादा हाइड्रोजन वाली कार्बन पे आप एडेंडम मॉलिक्यूल का पॉजिटिव ला रहे हैं, या आप इसको सादा लफ्जों में इलेक्ट्रोफाइल कह लें, एडेंडम मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट मतलब इलेक्ट्रोफाइल, तो फिर वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद जब ये बी की ब्रेकेज हो गई थी शुरू में, तो अब ये बी जो है ये उस पॉजिटिव कार्बन पे जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन्स एंकर कर देगा, और इस तरह ये आपका बी भी ऐड हो जाएगा। तो मैंने जो इतना सारा टाइम लिया किसी बात समझाने के लिए, वो इसलिए लिया है कि आगे के तमाम रिएक्शन में यही जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगा, सिर्फ ए और बी चेंज होते रहेंगे, यानी वो रियल एटम्स या रियल ग्रुप होंगे। ए बी इस वक्त तो हाइपोथेटिकल है, और कॉन्सेप्ट यही होगा। मैं बार बार आपको ये इतना टाइम लेके नहीं समझाऊंगा रिएक्शन को, लेकिन अगर आपने मेरे जो 10 मिनट 5-10 मिनट की जो ये टॉक सुनी है, तो फिर आप इसको आसानी से एडिशन को कर लेंगे। ठीक है भाई, तो लेट्स स्टार्ट। और मैं अभी आपको एक और हाथ के हाथ एक बात बता दूं, वो वैसे इस लेक्चर में शायद नहीं आएगी लेकिन फ्यूचर में आएगी, कि आपको मालूम है कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन लीनियर होता है। ठीक है ना, ये तो हाइब्रिडाइजेशन और उनकी ज्योमेट्री होती है। ये जो कार्बोकैटाइन होता है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, मतलब एक s और दो p ऑर्बिटल मिलकर आपस में हाइब्रिड होते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं, तो 3sp2 बनता है। ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था कि जब कार्बोकैटाइन बन जाएगा तो ये कार्बोकैटाइन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो अब ये जो बी आ रहा है ना, इसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अबव द प्लेन आए या बिलो द प्लेन आए, क्योंकि ये कार्बन और इसके साथ जो तीन इमीडिएट ग्रुप्स लगे हुए, यानी ये कार्बन मिथाइल अगर है ये, और ये कार्बन मिथाइल है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। तो एज अ रिजल्ट ये बी ऊपर भी आ सकता है और बी नीचे भी आ सकता है। इनफैक्ट 50-50% होगा, बिल्कुल इक्वल वेटेज होगी, कि आधा आधी प्रोबेबिलिटी ऊपर से आने की है और आधी प्रोबेबिलिटी नीचे से आने की है। अब ये ऊपर से और नीचे से ये जो डायरेक्शंस हैं, इनके भी नाम होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऊपर वाले फेस को कहते हैं बीटा फेस, ठीक है ना, नीचे वाले फेस को कहते हैं अल्फा फेस। तो बीटा फेस से भी अटैक कर सकता है ये जो भी बी नेगेटिव है, और अल्फा फेस से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी इसकी। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए स्टूडेंट, जो आप पूछ रही थी। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ तो आपने अज्यूम किया ना कि ए और बी जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर यानी कि वो सेम हो और उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैंसिल हो जाए, और उसकी वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ना आए और पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ना बने, तो उस केस में क्या होगा? अच्छा, एक्चुअल अगर दो एटम पे ही अगर आप मॉलिक्यूल खत्म कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप N2 की बात करते हैं, नाइट्रोजन गैस की, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगा, फिर ये रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप H सिंगल बॉन्ड H यानी हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, तब भी नहीं होगा। अच्छा, अगर आप CC की बात करना चाह रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप सोच रहे हैं कि सर कार्बन है A और समझे B भी कार्बन है, तो C के साथ कुछ और भी लगा होगा, तो वो जो कुछ और लगा होगा अगर वो पोलैरिटी रखता है, तब इंडक्टिव इफेक्ट तो जब तब भी आ जाएगा CC बॉन्ड में, तो उस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से तब भी इसमें पोलैरिटी आ जाएगी। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर ये जो बॉन्ड है बीच का AB के दरमियान, ये पोलर है, पोलैरिटी इसमें है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा एल्कीन का, वरना नहीं होगा। तो अगर आप CC सोच के मुझसे शायद ये सवाल करना चाह रही है कि सर ये अगर कार्बन हो और ये भी कार्बन हो, तो मैं आपसे यकीनन यही कहूंगा कि उस कार्बन के साथ भी तो आगे कुछ लगा होगा। मिसाल के तौर पे कोई डबल बॉन्ड लगा हुआ है या कोई कार्बोनाइल लगा हुआ है, तो फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये बी ये जो बीच का सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाए। ये डिपेंड करता है बेसिकली, ये जो निकलने वाला ग्रुप होता है ना, जैसे यहाँ बी नेगेटिव निकल रहा है, ये कितना स्टेबल होकर निकल रहा है। अगर इसकी स्टेबिलिटी है तो ये निकलेगा। जैसे मैं आपको मिसाल दूं आयोडीन की, I2, ठीक है ना, I और सिंगल बॉन्ड I, अब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है क्योंकि दो सिमिलर एटम्स हैं, ठीक है ना, लेकिन इसके बावजूद पाई बॉन्ड अटैक करता है आयोडीन पे और आई का बॉन्ड ब्रेक होता है। ब्रोमीन का भी होता है Br2 का। तो वो क्यों हो रहा है?
वहां पे ये लीविंग ग्रुप एबिलिटी की बात होती है कि आई निकलकर जो आई नेगेटिव बना रहा है बहुत स्टेबल होता है, और बी आर निकलकर बी आर नेगेटिव बना रहा है वो भी स्टेबल होता है। आयोडाइड से थोड़ा कम होता है लेकिन होता है। तो अगर आपका लीविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी है तो ये ब्रेकेज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो ये ब्रेकेज होगी। फिर स्टेबिलिटी क्या डिटरमिन करती है, एंड लाइक किस तरह से हम स्टेबिलिटी डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए? अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, लेट मी रिस्पॉन्ड। अगर आप एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है और कौन सी कम है, तो वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उनकी हाइड्रोजनेशन की जाती है। उसके नतीजे में, क्योंकि हाइड्रोजनेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व होती है। उसके जो हीट इवॉल्व होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है, थर्मोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है ना। वहां से जब जो निकाला जाता है कि जो भी पर्टिकुलर किलो जूल पर मोल या पर्टिकुलर किलो कैलोरी पर मोल वॉट एवर यूनिट आपने, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है एल्कीन उतनी कम स्टेबल होती है, और जितनी कम एनर्जी रिलीज करती है उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। ये हम बात पहले कर चुके हैं अगर आपको याद हो। लेकिन मैंने ये भी बताया था ये कंपैरिजन उस वक्त फ्रूटफुल होगा जब रिजल्टिंग एल्केन एक ही हो, यानी दो ऐसी एल्कीन्स में कंपेयर कीजिए जो सेचुरेट होने के बाद एक जैसा एल्केन बनाए। ठीक है। अच्छा, अब बाकी, एक्सक्यूज मी जी, तो मैं बात कर रहा था कि एल्कीन की अलग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, इसी तरह एरोमेटिक कंपाउंड्स में अलग होता है, ठीक है। तो अलग अलग क्राइटेरिया है, और अक्सर केसेस में ना रिएक्टिविटी के साथ भी कंपैरिजन होता है। हम ये कहते हैं कोई चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होती है उतनी कम रिएक्टिव होती है, यूजुअली हम ऐसा कहते हैं। और कोई चीज जितनी कम स्टेबल होती है उतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है। लेकिन ये यूनिवर्सल रूल नहीं है। कभी कभी ट्रेंड जो है ना अपोजिट भी होता है, यानी दोनों रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी पैरेलल जा रहे होते हैं। यानी अगर मैं आपको कोई 3 मॉलिक्यूल दूं स्पेसिफिक, और इनमें आपसे बोलूं रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया, आप बोलते हैं सर ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम है, ये और कम है, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी इनका सेम होगा। यानी जो ज्यादा रिएक्टिव है वही ज्यादा स्टेबल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल किस नेचर का है। ओके, सर जी पूछिए। सर हमने पढ़ा है कि कार्बन का डबल बॉन्ड पोलराइज करता है क्योंकि उसकी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसको नहीं देखेंगे? किस चीज के लिए नहीं देखेंगे? कि फॉर एग्जांपल जब ब्रोमीन से इथीन रिएक्ट कर जाता है तो वो इसलिए होता है कि कार्बन का जो डबल बॉन्ड है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन है, उसको बिल्कुल रिपेल करेगा ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को और उसको पोलराइज कर देगा पार्शियल चार्ज फॉर्म में। बिल्कुल कर देगा। हाँ तो सही है, ये बात गलत बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो आपको एक्चुअल रीजनिंग दूं ना, जो मैं देना नहीं चाह रहा था, आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी या सुना होगा उसके बारे में, ठीक है। वो ये कहती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जब वो कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करते हैं, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, अब वो उनकी पॉसिबिलिटी है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो अगर इन कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन होते हैं तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करते हैं, और अगर डिस्ट्रक्टिवली कंबाइन होते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करते हैं। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यकीनन बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होगी। फिर जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है ना, वो लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी होती है, तो इसका मतलब है बॉन्डिंग में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और एंटी बॉन्डिंग में बाद में जाते हैं अगर बचते हैं तो। अच्छा, अब होता यह है कि कोई भी चीज न्यूक्लियोफाइल क्यों होती है? हम तो ये कह देते हैं ना भाई इलेक्ट्रॉन रिच है इसलिए न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। कोई भी चीज इलेक्ट्रोफाइल क्यों होती है? हम यूं कह देते हैं भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है। ये तो एक एंड रिजल्ट है। एक्चुअल में ये है कि जो उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होती है किसी न्यूक्लियोफाइल की, मतलब यूं कह रहे हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बिल्कुल पीक पे मौजूद होते हैं, यानी हायर लेवल पे होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी एंकर कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल हम इसलिए कहते हैं कि उसमें जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रीजन होता है ना, उसमें जो सबसे लीस्ट एनर्जी वाला रीजन होता है वो बहुत नीचे की तरफ होता है, लोअर एनर्जी होती है। तो इसके लिए हम 2 टर्म्स यूज करते हैं, एक कहलाती है होमो HOMO, एक कहलाती है लूमो LUMO।
तो होमो लूमो ये टर्म्स शायद आपने कभी सुनी हो या नहीं सुनी हो, आई डोंट नो। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लूमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इनफैक्ट न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होती है जिनका होमो हाई लाइंग होता है, जिनका हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊंचा होता है, यानी जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो हाई लाइंग यानी ज्यादा ऊपर लाए कर रहा है एनर्जी डायग्राम के अंदर। और कोई भी स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल इसलिए होती है कि उसका जो लूमो होता है वो लो लाइंग होता है। तो हाई लाइंग होमो एंड लो लाइंग लूमो गिव बर्थ टू न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, ये मैं इतनी सारी बातें क्यों बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे ये तो कॉन्टेक्स्ट से हटके बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एल्कीन के अंदर, अब एल्कीन की बात करते हैं ना, ओलिफिन की, पाई बॉन्ड की, इसमें जो होमो होता है ना वो हाई लाइंग होता है, इसलिए एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक होता है। अच्छा, एल्कीन के मुकाबले में जो एल्काइन होता है वो कम न्यूक्लियोफिलिक होता है। हालांकि कहने को तो उसमें 2 पाई बॉन्ड हो गए, एल्कीन में 1 है, एल्काइन में 2 हो गए, इस हिसाब से तो एल्काइन को ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। एल्काइन का होमो रिलेटिवली एल्कीन के मुकाबले में थोड़ा सा लो लाइंग होता है, बजाय हाई लाइंग होने के लो लाइंग होता है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि सर हमने ये पढ़ा कि ओलिफिन जब ब्रोमीन पर अटैक करती है तो वो इसलिए करती है कि ओलिफिन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो पोलराइज करता है ब्रोमीन को, ब्रोमीन पोलराइज करता है और फिर ब्रोमीन को ब्रेकेज करता है। मोर लेस आपने यही बात कही, बिल्कुल सही कही। लेकिन एक्चुअल में इसको जो इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है मैकेनिज्म का, वो ये है कि जो ओलिफिन है यानी एल्कीन, उसका जो होमो है हाई लाइंग मॉलिक्यूलर, हाई लाइंग होमो जो है वो अटैक करता है किसी ऐसी स्पीशी पे, जैसे कि ब्रोमीन जो है, इसमें जो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बहुत नीचे की तरफ होता है, लो लाइंग होता है। तो ये होमो लूमो का बहुत अच्छा मैचिंग, बहुत इनकी बहुत अच्छी मैचिंग हो जाती है। तो ये सारा गेम जो है ना, ये ऑर्बिटल्स की मैचिंग का होता है। एक टर्म होती है मैच, एक होती है मिसमैच। मिसमैच मतलब अपोजिट उसका। तो ये मैचिंग होती है इसलिए रिएक्शन होता है। तो एक्चुअल में हम कह तो ये देते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, यानी एक पॉजिटिव स्पीशी है, एक नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को अटैक करती है। लेकिन एक्चुअल में ये नेगेटिव पॉजिटिव के अटैक से ज्यादा जो एक्चुअल बात है ना वो ये है कि ऑर्बिटल्स की मैचिंग का गेम होता है। ये जो रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन कोई भी अगर होता है या नहीं होता, ये सारा दारोमदार डिपेंडेंस जो है ये मैचिंग पे होता है। अगर 2 ऑर्बिटल्स मैच कर गए तो रिएक्शन हो जाएगा, नहीं करते तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल जवाब है। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाई जाती है। आई बिलीव कि आपको ये पढ़ाई जाएगी, तो आप जब पढ़ लेंगे ना, तो आप मेरी बात को जो आप शायद अभी ना समझ पाए हो, आप जब उसको कनेक्ट करेंगे आप उसको समझ जाएंगे। ठीक है, कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इतनी सारी बात, तो एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, मुझे मुझे एक मिनट सॉरी, मैं भूल जाऊंगा, मुझे एक बात और याद आ गई। आपका जो आइको प्रॉब्लम्स है ना, अभी जो रिसेंटली अपलोडेड है, ये आपने यकीनन देख भी लिए होंगे, और नहीं देखे तो आज लाजमी देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चंस हैं कुछ डील डाल्डा रिएक्शंस के ना, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के। उसमें भी ये जो मैं बात इतनी सारी कर रहा हूँ ना, होमो लूमो की मैचिंग की, ऑर्बिटल्स की मैचिंग और मिसमैचिंग की, वो वहां मौजूद है। वो मतलब वो आपके कोर्स का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है। तो जब हम ये सारे एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्कोहल्स, ईथर्स, कार्बोनाइल केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे ना, तो फिर मैं आपको ये आखिर में पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, और फिर उसी से मैं वो क्वेश्चन कनेक्ट कर दूंगा जो आपके प्रिपरेटरी प्रॉब्लम में मौजूद है। जी पूछिए क्वेश्चन। सर आपने कहा कि बी के अटैच होने की 50% चांसेस है कि ऊपर हो जाए नीचे। बिल्कुल। इसमें हम लोग वो नहीं देखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन की, जो एक्लिप्स फॉर्मेशन और स्टैगर्ड फॉर्मेशन। एक्लिप्स में बिल्कुल देखेंगे। रिपल्जन होगी तो कम चांस नहीं होगा? आपने कहा 50-50 नहीं होगा, 50% ही होगा। एक ही बात है ना, आप न्यूमैन जो देखेंगे उसी को पूरा रोटेट कर ले तो तब वही बात हो जाएगी। आप बना के देख लीजिएगा मॉडल, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर ये फिजिकल क्लास होती तो मैं आपको मॉडल बना के देता। न्यूमैन प्रोजेक्शन यहाँ वैलिड नहीं होगा, वो उस वक्त होता है, मैं आपको बताऊं, ये वाली कार्बन, यानी ये वाली ना जिसपे ए आके जुड़ा है, अगर ये तीनों ग्रुप्स डिफरेंट होते,
अभी तो सेम है ना, क्योंकि ये ए है और ये मिथाइल है और ये मिथाइल है, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है ऊपर और नीचे अटैक होने की बी के। लेकिन अगर ये एक मिथाइल होता और एक इथाइल होता, यानी यहाँ पे एक इथाइल होता एक मिथाइल होता, तब ये कहलाता कायरल सेंटर। ठीक है, ये जो टर्म हमने अभी पढ़ी नहीं है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो कायरल सेंटर अगर होता, कायरलिटी जनरेट होती, तो तब आपकी बात वैलिड थी कि सर इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होगी अटैक की बीटा फेस और अल्फा फेस पे। लेकिन चूंकि ये ए कायरल सेंटर है यानी कि सिमेट्रिकल है, तो इस वक्त इक्वल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ओके सर। ओके, लेट मी कंटिन्यू। अच्छा, अब रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये तो हमने जनरल देखा था, ए बी किस तरह ऐड होता है, इसका मैकेनिज्म, मार्कोनी-कोफुल, काफी सारी बातें हमने की। ये देखे मार्कोनी-कोफुल का नाम लिखा हुआ आ गया स्क्रीन पे। अब ये फिर मैकेनिज्म आ गया, ये हम कर चुके हैं, है ना, ऐसी है। ये इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटाइन जो बना था, स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिख दिया है। अच्छा, यूजुअली स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखा जाता है इंटरमीडिएट, लेकिन हम कभी कभी इस चीज को बाईपास भी कर देते हैं। तो कोई ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि स्क्वायर ब्रैकेट में होगा तभी इंटरमीडिएट होगा वरना नहीं होगा, लेकिन बहरहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये इंटरमीडिएट है। अच्छा, तो ये बिल्कुल सारी बात हम कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको हाँ एक बात और ऐड कर दूं, अगर स्क्वायर ब्रैकेट पे डबल डैगर का सिंबल बना हुआ हो, जो मैंने आपको उस दिन नहीं बताया था, है ना, डबल डैगर का सिंबल बना हुआ होगा, तो फिर वो इंटरमीडिएट नहीं कहलाएगा, उसको ट्रांजिशन स्टेट। एग्जैक्टली। तो ये एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि ट्रांजिशन स्टेट दिखाने के लिए किसी भी स्पीशी को, जो स्पीशी ट्रांजिशन स्टेट में दिखानी है, उसका स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर डबल डैगर होगा। और अगर डबल डैगर नहीं होगा, खाली स्क्वायर ब्रैकेट होगा, तो वो चीज इंटरमीडिएट कहलाएगी। ठीक है, और इंटरमीडिएट में हम कभी कभी लूजली ये करते भी है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिखाते हैं। ठीक है, जैसे पहले नहीं दिखाया था, वो चलता है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में डबल डैगर दिखाना लाजमी है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है, यहां मैं दिखा रहता हूं कि ए, जो आपने ए को सी के साथ जोड़ दिया और इस वाले कार्बन को पॉजिटिव छोड़ दिया, कभी कभी ये भी होता है कि यही ए फॉर द टाइम बीइंग अपना एक, अगर उसके लोन पेयर मौजूद है, वो इस सी पे अटैक करके ये ट्राइंगल बना लेता है, यानी इंटरमीडिएट बना लेता है, 3 मेंबर्ड रिंग बना लेता है। ठीक है ना, क्या मतलब, ये मतलब है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि ए के पास लोन पेयर है या नहीं है। अगर कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर है तो फॉर द टाइम बीइंग वो अपने एडजेसेंट जो कार्बन है, पॉजिटिव कार्बन, उसको उस पर अटैक करके तो ये एक 3 मेंबर्ड रिंग बना लेता है, और जो कि जाहिर सी बात है बहुत स्ट्रेन्ड है। ये हम अलग से पढ़ चुके हैं कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स में, कि जो पहला मेंबर होता है यानी साइक्लोप्रोपेन, वो उसके अंदर अच्छा खासा एंगल स्ट्रेन भी होता है, क्योंकि 60 डिग्री होता है इंटरनल एंगल और 109 होना चाहिए, तो अच्छा खासा एंगल स्ट्रेन हो गया। और उस बेचारे में एक्लिप्सिंग स्ट्रेन यानी कि टॉर्शनल स्ट्रेन जो आपने नाम पढ़ा था, वो भी इसमें ठीक ठाक होता है, यानी हर कार्बन आगे वाली पीछे वाली कार्बन से एक्लिप्स हो रही होती है। तो ये जो दो बातें हैं, एंगल स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन, जो कि मिलके कंबाइंडली रिंग स्ट्रेन कहलाता है, वो ठीक ठाक होता है अच्छा खासा, तो इसलिए ये बहुत ही रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। ये कह रहे हैं मोहम्मद इस्माइल फ्रॉम लाहौर, लाइक ऑक्सीजन इन इपॉक्साइड। ऑक्सीजन जो इपॉक्साइड होता है यानी 3 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग, वो इतना स्ट्रेन्ड नहीं होता जितना ये वाला होगा। ये वाला इसलिए होगा कि अभी आपको ए पता ही नहीं क्या है। अगर फर्ज करें ए का साइज बड़ा है, ठीक है ना, अभी आएगा मरकरी भी आएगा, ए की जगह मैं Hg दिखाऊंगा मरकरी, तो आप खुद समझ जाएंगे सर मरकरी तो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, लोअर पीरियड का मेंबर होता है, तो यकीनन उसका साइज बहुत बड़ा होता है बहुत बड़ा साइज। अब इतने बड़े साइज को इतने से रिंग में आपने जबरदस्ती ठूस के फिट किया हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है चिल्लाएगा जरूर, बहुत अनस्टेबल होगा, तो वो फौरन चाहेगा कि मैं निकल जाऊं। ठीक है, ये मार्कोनी-कोफ रूल है, ये मैंने सारी बातें आपसे कर ली थी। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मार्कोनी-कोफ रूल फॉलो नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। याद रखें मार्कोनी-कोफ रूल फॉलो ही अनसिमेट्रिकल एल्कीन में होता है। अनसिमेट्रिकल से मतलब है ये जो 2 ऑलिफिनिक कार्बन्स हैं, इसमें से किसी एक के पास ज्यादा हाइड्रोजन हो, दूसरे के पास रिलेटिवली कम हाइड्रोजन हो। ठीक है ना, यानी कि इनकी जो गिनती है हाइड्रोजन्स की वो बराबर ना हो, तब मार्कोनी-कोफ रूल फॉलो होता है। इस वक्त तो इस सी के साथ भी 2 H है, इसके साथ 2 H है, तो यहाँ नहीं होगा। ये यही कहना चाह रहे हैं कि जब आपने पाई बॉन्ड का अटैक दिखाया ए पर, बी बॉन्ड ब्रेक हो गया,
तो अब आप इक्वल है कि आप लेफ्ट वाली कार्बन से सी ए बॉन्ड दिखा दें या राइट वाली कार्बन से सी ए बॉन्ड दिखा दें। अगर लेफ्ट से सी ए बॉन्ड दिखाएंगे तो राइट वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कॉन्सिक्वेंटली, और अगर राइट वाली कार्बन पे सी ए बॉन्ड दिखाएंगे तो लेफ्ट वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है। इसी तरह जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे तो बी नेगेटिव जो निकला होगा बी अभी वो एज ए न्यूक्लियोफाइल सर्व करेगा और जो पॉजिटिव सेंटर है कार्बन का उस पर अटैक कर देगा। तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हो जाएंगे, इसलिए एक जैसे हैं कि दोनों पे एक जैसे हाइड्रोजन लगे हुए। अगर किसी पे एक कम है किसी पे ज्यादा है हाइड्रोजन की तादाद तो फिर ये देखना पड़ेगा मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक कहाँ पे एडिशन होगी। ठीक है, जो मैं बात कर चुका हूँ। सर जी अगर बी और ए एक ही साइड पे होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी इसमें? बिल्कुल होगी, इस बात का मैं जवाब देता हूँ, आप सही कह रही हैं। चूंकि ये जो दो कार्बन हैं सीसी ये सिंगल बॉन्ड है ना, और सिंगल बॉन्ड रोटेटेबल होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये ए और बी एक साइड पे नहीं होंगे, आप सही कह रही हैं। ये रोटेट होकर बी नीचे आ जाएगा और एच ऊपर चला जाएगा या वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये रोटेटेबल है, यानी कि कॉन्फर्मेशन, यानी आप यूं ही समझ लीजिए कि जो हमने पढ़ी थी दो कॉन्फर्मेशन एक्लिप्स और स्टैगर्ड, तो इस वक्त ये एक्लिप्स फॉर्म में दिखाया जो कि गलत है, मतलब एनर्जेटिकली अनफेवर्ड है। तो ये एक्चुअल में स्टैगर्ड ही होगा, तो मुझे दिखाना बेसिकली बी को नीचे ही चाहिए था या ए को नीचे दिखाना चाहिए था। यू आर राइट, लेकिन चूंकि सिंगल बॉन्ड में रोटेट होता रहता है तो इसलिए कोई इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। हाँ, डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं होती है, रिस्ट्रिक्ट होती है, तो फिर आपको एक ही दिखा, मतलब जो जहां पर आएगा वही दिखाना पड़ेगा, जब भी तो सिस ट्रांस बनता है डबल बॉन्ड में। खैर, अब यही कह रहे हैं कि अगर वेलकम, अब यही कह रहे हैं कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो फिर मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। और जो मैं पहले बता चुका हूं, देखिए ये वाली राइट वाली कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, लेफ्ट वाली कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है। मार्कोनिकोव रूल कहता है जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उस पर इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट। ए बी में हमने अज्यूम कर लिया कि ए पॉजिटिव पार्ट है, फर्ज करें तो ये राइट वाली कार्बन पे ए आएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा कि जब राइट वाली कार्बन पे ए आएगा तो लेफ्ट वाली कार्बन जो है ना ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो जाएगी, और अगर लेफ्ट वाली कार्बन पे ए आता है तो राइट वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो इस सूरत में प्राइमरी हो जाएगी। ये कार्बन कार्बोकैटायन प्राइमरी है, ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी है। आपको मालूम है सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होती है, तो इसलिए ये वाली कार्बोकैटायन फेवरेबली बनेगी, और अगर ये बनेगी तो फिर बी भी जाहिर सी बात है इसी कार्बन पे आएगा, तो ये वाली प्रोडक्ट हमें हासिल होगी। ये डिफरेंट है इसके मुकाबले में पहली के। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। मार्कोनिकोव रूल का मतलब है कि रिएक्शन वाया दी स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएसी जाएगा, ऐसे रूट से जाएगा जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल मिले। और इसकी शॉर्टकट यानी गाइडलाइन जो उन्होंने मार्कोनिकोव ने बताई है, उन्होंने कहा है जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पर पॉजिटिव पार्ट आकर जुड़ेगा। ठीक है भाई, इतनी सारी बात मैंने बता दी आपको। ये है, ये जो मैंने इतनी सारी बात आपको इतनी देर से बताता हूँ वो यही लिखी हुई है, तो मैं इस लिखी हुई बात को बाईपास कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, बार बार देखिए बात रिपीट हो रही है कि यहाँ CH2 है, यहाँ पे कोई H नहीं है, तो इसलिए A यहाँ जुड़ेगा इस कार्बन पे, ताकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। अगर आपने ए को यहां जोड़ दिया लेफ्ट वाली कार्बन पे तो फिर पॉजिटिव चार्ज आपको यहां लाना पड़ेगा, तो उस सूरत में आपको प्राइमरी कार्बोकैटायन मिलेगा। तो प्राइमरी वर्सेस टर्शियरी, आप जानते हैं कि टर्शियरी यकीनन मच मोर स्टेबल होता है प्राइमरी से। ठीक है, तो आपकी मेरी बात समझ में आ रही है? एक दफा मुझे रिस्पॉन्ड कर दे। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो जहन में रहे कि मैं इतना स्लोली इसको इसलिए लेके चल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और ये एक दफा आपने ग्रिप कर लिया तो पूरी एल्कीन की केमिस्ट्री जो है ना वो आपके लिए बहुत ही इजी टास्क हो जाएगी। सर जी पूछिए। प्लीज ये वाली स्लाइड बस एक दफा रिपीट कर देंगे? कौन सी वाली? यही वाली? ये वाली। मैं कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जब आपकी एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल से मतलब किसी कार्बन पर ज्यादा H हो किसी पे कम, किसी sp2 कार्बन पर, तो उस सूरत में जब एडिशन होती है ना, उसमें जो एडिशन में जो ग्रुप आता है उसका जो पॉजिटिव पार्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, जैसे यहाँ ए है कैपिटल ए, वो उस कार्बन पर अटैच होगा जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है, तो
तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ वाली कार्बन पे अटैच हो जाएगा ए। ऐसा इसलिए होगा अगर ए इस कार्बन पे ऐड होगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, तो ये बन जाएगा टर्शरी कार्बोकैटायन। लेकिन अगर ए इस कार्बन पे ऐड हो गया लेफ्ट वाली पे, तो फिर प्लस चार्ज यहाँ बनेगा, यानी ये नीचे जो बना हुआ है ये हो जाएगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो टर्शरी कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन के मुकाबले में, इसलिए रिएक्शन ऊपर वाले रूट से जाएगा, ना कि नीचे वाले कार्बोकैटायन वाले रूट से जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। ये रिकॉल कराया आपको कि टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है फिर सेकेंडरी। ठीक है, देख रहे हैं आप किस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं। हम मतलब फ्रेगमेंट पे चीजें पढ़ते हैं फिर इसको एक जगह पे ऐड करते हैं। हमने अलग से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ी भी और आपको अलग से मालूम है कि क्या रीजन होता है इस स्टेबिलिटी ऑर्डर का। अब ये रियल एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ HX, ठीक है ना, वेयर X इज क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, वो आप ऐड करते हैं किसी भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अक्रॉस। तो आप जानते हैं HCl हो या HBr हो या HI हो, H इसमें पॉजिटिव पार्ट है और ये बाकी जो हेलोजेंस है वो नेगेटिव पार्ट है, या यूं कह लें कि H इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है ना, H पॉजिटिव हो जाएगा जब आइसोलेटेड फॉर्म में होगा। तो इस एल्कीन पे जब HBr ऐड करेंगे तो H कहाँ आएगा, लेफ्ट कार्बन पे या राइट कार्बन पे HBr वाला H, ये मुझे बताइए। राइट कार्बन। राइट कार्बन, वेरी गुड। इसलिए आएगा, जब राइट पे आएगा तो फिर मुझे बदले में टर्शरी कार्बोकैटायन मिलेगा। सही, ताकि मुझे बदले में टर्शरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिलेगा। अगर आप लेफ्ट पे लाएंगे तो मुझे प्राइमरी कार्बोकैटायन मिलता, तो इसलिए राइट पे आएगा और ये देखें ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये जो निकला है HBr में से Br नेगेटिव बनकर, जाहिर सी बात है वो अब न्यूक्लियोफाइल हो गया क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, वो अटैक कर देगा इस कार्बोकैटायन सेंटर पे और ओवरऑल आपको हाइड्रोब्रोमिनेशन हो जाएगी इस एल्कीन की और एल्कीन से हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है और दूसरे स्टेप में वो कार्बोकैटायन पर एडिशन हुई है। अच्छा, दोनों स्टेप में से जाहिर सी बात है पहला स्टेप स्लो है, दूसरा बहुत फास्ट है। इसका रीजन भी है। रीजन ये है कि एक न्यूट्रल स्पीशी से आप एक आयनिक स्पीशी बना रहे हैं और फिर दूसरे स्टेप में आयनिक से वापस न्यूट्रल बना रहे हैं। तो न्यूट्रल से आयनिक बनने का अमल जो है वो पेनफुल है, ठीक है ना, क्योंकि वो एनर्जेटिकली वो उसमें ये है कि एनर्जेटिकली अनफेवर्ड है, इसमें आप एनर्जी रेज कर रहे हैं सिस्टम की। तो इसलिए जब न्यूट्रल से कुछ चार्ज डेवलप होता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, वो स्लो होता है। और उस चार्ज स्पीशीज से चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, अगर न्यूट्रल चीज वापस बन रही हो तो फिर वो दोबारा फास्ट हो जाता है, वो फास्ट हो जाता है। तो इसलिए पहला स्टेप स्लो है, दूसरा फास्ट है। और आप जानते हैं जब एक से ज्यादा स्टेप्स होते हैं तो फिर उनमें जो भी स्लोअर स्टेप होता है या स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो डिक्टेट करता है रेट को, रेट के ऑर्डर को। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहला है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के वक्त जितनी स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं वो उसका ऑर्डर होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 2 स्पीशीज यानी एल्कीन प्लस HBr दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं ड्यूरिंग द RDS। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, ये बाकी इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। इसको इस तरह समझें कि एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यानी लेफ्ट टू राइट रिएक्शन की सक्सेस दिखाई जा रही है और वाई एक्सिस पे एनर्जी रेज कर रही है, लोअर टू अप, जब अपर जा रहे हैं। ये आपकी एल्कीन है प्लस HX है, अज्यूम करें कि ये कोई पर्टिकुलर एनर्जी पे मौजूद है। ठीक है ना, आपने जब HX में से H ऐड किया एल्कीन पे और ये कार्बोकैटायन बना, ये रहा मिड में, सॉरी ये रहा, यानी ये इंटरमीडिएट बना, तो इसकी एनर्जी रेज कर गई। ठीक है, अच्छा इसके बनने से पहले जब H इसके करीब आ रहा होगा, या यूं कह लें कि जब H करीब आ रहा होगा तो C और H के दरमियान बॉन्ड, यानी ये देखें डॉटेड दिखाया है, ये बनने जा रहा है और फौरन ही उसी वक्त H और X के दरमियान बॉन्ड टूटने जा रहा है। तो डॉटेड का मतलब है या तो ब्रेकिंग, वाइल ब्रेकिंग है या वाइल फॉर्मिंग है, और ये पाई बॉन्ड भी टूटने जा रहा है। ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, डबल डेकर। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट नॉन आइसोलेबल होती है, इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि हाईली एनर्जेटिक होती है। उस ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये एक इंटरमीडिएट बना फॉर द टाइम बीइंग। इंटरमीडिएट की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के मुकाबले में रिलेटिवली कम होती है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये X नेगेटिव जो निकला है, उसने अटैक जब वो करने जा रहा है तो वो करीब आ रहा है, तो ये डॉटेड का मतलब है बॉन्ड बनने जा रहा है, तो फिर ट्रांजिशन स्टेट आई और आखिर में ये X जुड़ गया इस कार्बन के साथ, और जब फाइनल प्रोडक्ट बन गई तो ओवरऑल उसकी एनर्जी रिएक्टेंट के मुकाबले में कम है। कम का मतलब है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, इस वक्त जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे वैसे ही पता है एक्सोथर्मिक है, क्योंकि ये फ्री एनर्जी है, ये डेल्टा जी है, गिब्स फ्री एनर्जी, ये डेल्टा एच नहीं है, एंथैल्पी नहीं है। एंथैल्पी का डिफरेंस अगर वाई एक्सिस पे डेल्टा एच होता तब तो हम गारंटेडली कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस वक्त जरूरी नहीं है कि डेल्टा जी नेगेटिव तो है, लेकिन डेल्टा जी नेगेटिव में एंट्रोपी एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है। लेकिन मुझे मालूम है कि एल्कीन के जो एडिशन रिएक्शन होते हैं, और आप भी ये बात जान लें, वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। अच्छा, ये मैमूना रज़ाक फ्रॉम इस्लामाबाद ये लिखती हैं, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिशन स्टेट एंड द इंटरमीडिएट स्टेट? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ। पहली बात यह है कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इंटरमीडिएट से ज्यादा होती है, ठीक है, एक बात। दूसरा, ट्रांजिशन स्टेट नॉन आइसोलेबल होती है, वो आइसोलेबल नहीं है, और जबकि इंटरमीडिएट आइसोलेबल है। इंटरमीडिएट को आइसोलेट किया जा सकता है। आइसोलेट से मतलब आप उसको रिएक्शन को क्विंच करके उसको स्टडी कर सकते हैं कि ये बना होगा। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली वो स्टेज होती है जब बॉन्ड बनने जा रहा हो, कोई नया बॉन्ड, और बॉन्ड टूटने जा रहा हो मौजूदा मॉलिक्यूल में से। तो ये जो बनने जाने का अमल और टूटे जाने का अमल आप दिखाते हैं ना कंबाइंड फॉर्म में, यानी डॉटेड बॉन्ड्स की सूरत में, उसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। जबकि जब वो कोई फॉर द टाइम भी कोई बॉन्ड टूट गया या कोई बॉन्ड बन गया, लेकिन अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी जाहिर सी बात है वो अनस्टेबल स्पीशी बनी है, उस स्पीशी को आप इंटरमीडिएट कहते हैं। ये आप इसको क्विंच करके इसको स्टडी कर सकते हो, और किया होता है, ये नहीं है कि ये हाइपोथेटिकल बात है, ये की जाती है, ठीक है ना। ये कार्बोकैटायन जो है यकीनन क्विंच करके इसको स्टडी किया होगा। अच्छा, क्विंच का मतलब है आप कैसे करते हैं, या तो आप बहुत ही लो टेम्परेचर पे इसको सीज कर देते हैं इसकी मोशन को, ठीक है, -70 -120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, या फिर आपको ऐसी स्पीशी डाल देते हैं जो उसके साथ जब बीच में वो उसके साथ इंटरेक्ट करती है, तो आप उसको स्टडी कर लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा रिएक्शन इस रूट से गया होगा। ट्रांजिशन स्टेट को क्विंच नहीं किया जा सकता। क्विंच से मतलब है स्टॉप, नहीं किया जा सकता, तो आइसोलेट भी नहीं कर सकते, और जब आइसोलेट नहीं कर सकते तो स्टडी भी नहीं कर सकते। तो फिर इस पे चलती है हाइपोथेसिस, मफरूजा कह लें आप उसको ना। एक पोस्टुलेट है जिसका नाम होता है हैमंड पोस्टुलेट। हैमंड एक साइंटिस्ट का नाम है। हैमंड जो साहब हैं, उन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको स्टडी किया ट्रांजिशन स्टेट्स को, और उन्होंने अपने एक पोस्टुलेट भी लिखा जिसको हैमंड पोस्टुलेट कहते हैं। वो ट्रांजिशन स्टेट की ज्योमेट्री और एनर्जी से डील करती है। वो उसमें अच्छी खासी बातें हैं, वो हमारा सब टॉपिक नहीं, लेकिन मैं बता दूं, हैमंड पोस्टुलेट ये कहता है कि जब ट्रांजिशन स्टेट किसी की स्टडी करनी हो तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से किससे ज्यादा करीब है। जैसे फर्ज कीजिए ये ट्रांजिशन स्टेट 1 जो है, जो इस पीक पे आ रही है, इसके दो करीब चीजें, या तो ये इंटरमीडिएट करीब है या लेफ्ट पे ये रिएक्टेंट करीब है, लेकिन ज्यादा करीब कौन है? इंटरमीडिएट। तो इसका मतलब है एज पर हैमंड ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरली कोरिलेट करती है इस कार्बोकैटायन से, ठीक है। और यहाँ पर भी ये वाली जो ट्रांजिशन स्टेट 2 है ये भी इससे करती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं कि जहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बजाय इंटरमीडिएट से कोरिलेट करने के स्ट्रक्चरली या एनर्जेटिक डिफरेंट एस्पेक्ट में, वो फिर प्रोडक्ट से कर रही होती है, ठीक है। और तीसरा चौथा फर्क ये है कि ट्रांजिशन स्टेट को डबल डेकर यानी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ऊपर डबल डेकर बनाया जाता है, और इंटरमीडिएट को खाली स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, और लेकिन इंटरमीडिएट को बगैर स्क्वायर ब्रैकेट के भी कभी कभी लिख दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो कुछ फर्क है इनमें? सर जी पूछिए। सर ट्रांजिशन स्टेट 1 की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट 2 से ज़्यादा इसलिए है ना क्योंकि वो पहले न्यूट्रल से आयनिक स्पीशी बन रहा है, फिर इसके बाद आयनिक से न्यूट्रल, इसी वजह से। जी जी बिल्कुल सही, गुड ऑब्जर्वेशन, आप सही कह रही हैं। पहले न्यूट्रल से आयनिक बन रहा है, तो इसलिए ट्रांजिशन स्टेट 1 की एनर्जी बनिस्बत ट्रांजिशन स्टेट 2 के ज्यादा है, ठीक है। यानी एक अच्छी वाली स्टेबल चीज से आप उसमें एक डिस्टॉर्शन, एक बिगाड़ लेकर आ रहे हैं, मतलब बहुत मैसिव एनर्जी का। इसमें ये है ट्रांजिशन स्टेट 2 में ये भी आप एनर्जी तो यहाँ पे भी रेस कर रहे हैं, देखे ना, नीचे से ऊपर यहाँ पे भी जा रहा है ट्रांजिशन स्टेट 1 में,
और ट्रांजिशन स्टेट 2 में भी नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन ये नीचे से ऊपर ट्रांजिशन स्टेट 2 में बहुत मामूली सा है, यानी कि इस इंटरमीडिएट से आप कंपेयर करें तो ये इतना सा, यानी डेल्टा G2 डबल डैगर जो है ये छोटा है और डेल्टा G1 का डबल डैगर बहुत बड़ा है, स्टेप 1 स्टेप 2 का। यही जवाब है जो आपने कहा इसका, ठीक है। अब ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है मार्कोनिकोव रूल की, देखें ये मैं कई दफा बता चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं इसको स्किप करता हूँ, किस तरह एडिशन होता है, किस तरह स्लो स्टेप होता है, और वो सारी देखें, ये जो मैं आपसे स्टेटमेंट कह रहा था ना मार्कोनिकोव रूल की, वो ये लिखी हुई है सारी, ये तो आपको किसी भी किताब में आसानी से मिल जाएगी स्टेटमेंट मार्कोनिकोव रूल की, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम आपसे कभी नहीं पूछते कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनिकोव रूल। असल चीज कॉन्सेप्ट है, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि एल्कीन की जब एडिशन होती है तो किस रूट से होगी, यानी कौन सी कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो आपको पता होना चाहिए। वो सारी बातें स्टेबिलिटी से कनेक्टेड होती है कार्बोकेटाइन की, जो इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। अब ये देखें बार बार रिपीट हो रही है, HBr किस तरह ऐड होता है, तो ये पहला रूट नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन से अच्छा है कि आप सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना लें, यानी HBr का H राइट वाली कार्बन पे जोड़ दें ताकि लेफ्ट वाली कार्बन पे Br आ जाए, ठीक है भाई। तो ये मैं इसको स्किप करता हूँ, ये फिर इनके कंपैरिजंस भी हैं कि ये जो पहला ऊपर हमने क्रॉस किया वो इसलिए किया कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है, यानी ये वाली, उसकी एनर्जी काफी ज्यादा है बनस्बत 2 डिग्री के, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी मैं वीडियो जब यूट्यूब पे अपलोड करूंगा वहां से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आपको कतई ये मेमोराइज नहीं करना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन वाला रूट होगा तो वो ज्यादा एनर्जी पे जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि इसमें HCl ऐड करना है तो आप H राइट पे ऐड करेंगे, Cl लेफ्ट पे ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये 95% ऐसा होगा, 5% को देखिए कुछ चांस तो बिल्कुल होता है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना फॉर द टाइम बीइंग और फॉरन ही वो कैप्चर हो गया क्लोरीन के हाथों, तो 5% ये यील्ड है, थ्योरेटिकल यील्ड, इसकी प्रैक्टिकल यील्ड है, सॉरी नॉट थ्योरेटिकल, उसके मुताबिक इन्होंने ये लिखा है। तो बिल्कुल एक्सक्लूसिवली स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है पोलर मैकेनिज्म है और पोलर मैकेनिज्म बहुत फास्ट होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम होता है। तो बस पाई बॉन्ड ने अटैक किया H पे, मोस्टली वो अपनी राइट वाली कार्बन से ही अटैक करेगा H पे ताकि लेफ्ट वाली कार्बन पे प्लस चार्ज आए, और फिर ये 95% आपको वही मिले जो आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल देयर इज चांस कि वो बजाय राइट वाली कार्बन से प्रोटोनेट हो, लेफ्ट वाली कार्बन से प्रोटोनेट हो जाए, ठीक है। इसी तरह ये है, ये आपके पास साइक्लो एल्कीन है, अब साइक्लो हो या एसाइक्लिक हो उससे क्या फर्क पड़ता है। HBr था, आपने H यहाँ ऐड किया, सॉरी यहाँ पे, ताकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन बने और फिर ब्रोमाइड इस पर अटैक कर देगा, ठीक है ना। तो ये मैंने इस पर काफी टाइम लगाया आज के लेक्चर में, ताकि मैं चाहता हूँ आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये स्पीशी है, इसमें भी देखें, अब इसमें देखें Cl भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना। अब इसमें देखना ये है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा रिलेटिवली, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, तो ये क्लोरीन पार्शियल पॉजिटिव हो गया, और अगर क्लोरीन पार्शियल पॉजिटिव हो गया तो फिर क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक है ना। अच्छा खैर, वही बात, राइट वाली कार्बन पे क्लोरीन आएगा ताकि लेफ्ट वाली कार्बन पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन मिल जाए, तो जब राइट पे क्लोरीन आएगा तो लेफ्ट पे OH आ जाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं क्लोरोहाइड्रिन फॉर्मेशन, क्योंकि क्लोरो और हाइड्रिन हाइड्रोक्सी से निकला है, ये बना है इस स्पीशी को ना, ये जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको कहते हैं क्लोरोहाइड्रिन। तो क्लोरोहाइड्रिन फॉर्मेशन इस प्रोसेस का नाम है और क्लोरोहाइड्रिन इसको कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जी पूछिए सर, जब अगर न्यूक्लियोफाइल बल्कि है फिर क्या होता है, फिर भी ये रूल फॉलो होता है? बिल्कुल रूल फॉलो होगा तब भी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे तो जो इंटरमीडिएट बनेगा यानी कार्बोकेटाइन वो स्टेबल अगर है तो फिर रिएक्शन प्रोसीड होगा, अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो फिर रिएक्शन की आसानी से प्रोसीड नहीं होता, ठीक है। ये ICl है, इसको इंटर हेलोजेंस कहते हैं, यानी देखिए दोनों हेलोजेंस हैं, आयोडीन भी और क्लोरीन भी। तो जब दो हेलोजेंस बॉन्ड बनाए, डिफरेंट हेलोजेंस, सेम नहीं, जैसे I नहीं, I2 नहीं, ICl हो,
तो उसको हम कहते हैं इंटरहैलोजेंस। खैर ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है इंटरहैलोजन, लेकिन हमें इसका रिएक्शन देखना है। इसमें देखें आप, ये इसलिए लिख दिया पार्शियल चार्ज ताकि आपको पता हो क्लोरीन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा होती है, इसलिए क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा तो आयोडीन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में जो पाई बॉन्ड है एल्कीन का वो आयोडीन पे अटैक करेगा, यानी आयोडीन इलेक्ट्रोफिलिक होगी, क्लोरीन नहीं होगी। तो जब आयोडीन पे करेगा तो राइट वाली कार्बन से करेगा, वो तो अलग बहस है, ताकि लेफ्ट वाली कार्बन पे टर्शियरी कार्बोकैटायन बने और इस तरह एक कार्बन पे आई आगे एक पे सीएल आ जाएगा, ठीक है। जबकि नीचे वाला रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से, नहीं से मेरा मतलब है बहुत कम अमाउंट में होगा, ज्यादा बेहतर वर्ड है कि बहुत कम अमाउंट में होगा, नई लफ्ज नहीं कहना चाहिए, तो माइनर बनेगा। तो आप ये देख रहे हैं एक चीज इंपॉर्टेंट, एक और चीज खास, इस रिएक्शन में क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, देखे ना बाद में ऐसा क्लोराइड आया, जबकि पिछले रिएक्शन में क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल है। तो ये एक ही एटम कभी न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर मतलब ऑफर कर रहा है, कभी इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर ऑफर कर रहा है। तो ये सारा गेम पार्टनर का होता है, उसके साथ पार्टनर कौन है, अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो न्यूक्लियोफिलिक, वो इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा, अगर वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर वो इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा। तो इसीलिए खाली ये लफ्ज कह देना कि क्लोरीन जो सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोफिलिक होता है जरूरी नहीं है, इट कुड बी न्यूक्लियोफिलिक एज वेल। अच्छा, यही जो कंपटीशन होता है ना कि कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, यानी टर्शियरी या सेकेंडरी या प्राइमरी या सेकेंडरी, इसी कंपटीशन को कहते हैं रीजियो सिलेक्टिविटी, यानी रीजन का सिलेक्शन होना, इलाके का सिलेक्शन होना कि कहाँ पे कार्बोकैटायन, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब टूटता है और इलेक्ट्रोफाइल अपने साथ जुड़ता है तो कौन सी कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल जुड़े और कौन सी वाली पे प्लस चार्ज आए, ठीक है। इसको हम कहते हैं रीजियो सिलेक्टिविटी। क्या मतलब, ये चीज, यानी ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि नई चीज है, सिर्फ आपको ये नाम नहीं पता था जो हमने आपको नाम बता दिया। तो जब इस पे पोजीशनल आइसोमर्स होता है, एग्जैक्टली पोजीशनल आइसोमर, और आपको याद होगा मैंने आपको आइसोमेरिज्म कराते वक्त कहा भी था पोजीशनल आइसोमर को रीजियो आइसोमर्स भी कहते हैं, ठीक है, वो मैंने इसी दिन के लिए कहा था, इसी वक्त के लिए कहा था। अच्छा खैर, तो ये देखें, ये जो एल्कीन पे HCl जुड़ा, राइट पे H आया, लेफ्ट पे Cl आया, ये मेजर हुआ, यानी मेजर कंट्रीब्यूटर इस पर्टिकुलर आइसोमर का होगा। लेकिन अगर वाइस वर्सा होता है, H लेफ्ट पे और Cl राइट पे, तो वो माइनर कंट्रीब्यूटर होगा, क्योंकि उसमें वो थ्रू द प्राइमरी कार्बोकैटायन गया और ये मेजर वाला थ्रू टर्शियरी कार्बोकैटायन गया। तो ये जो सिलेक्शन है कि कौन मेजर कौन माइनर, डिफरेंट रीजन्स की बेसिस पे, इसको रीजियो सिलेक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। यानी रीजियो सिलेक्टिविटी का मतलब होता है वेयर टू अटैक, कहां पे अटैक होना है, वेयर मतलब जगह, वेयर टू अटैक, रीजियो सिलेक्टिविटी। इसी तरह दो और सिलेक्टिविटीज होती हैं, एक कहलाती है कीमो सिलेक्टिविटी और एक कहलाती है स्टीरियो सिलेक्टिविटी। वी हैव 3 सिलेक्टिविटीज, रीजियो सिलेक्टिविटी जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, एक होती है कीमो सिलेक्टिविटी, एक होती है स्टीरियो सिलेक्टिविटी। तो रीजियो सिलेक्टिविटी तो होता है वेयर टू अटैक, कहां पे अटैक, जगह, वेयर। कीमो सिलेक्टिविटी का मतलब होता है व्हाट टू अटैक, क्या अटैक करे, यानी जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी मॉलिक्यूल में मौजूद हो और उनमें मुकाबला हो कि यार ये अटैक करे ये ना करे, बिकॉज ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है जो अटैक करेगा। तो ये जो कंपटीशन दो फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान आ जाए कि कौन अटैक करेगा और किस पे अटैक करेगा और कौन नहीं करेगा और किस पे नहीं होगा, वॉट एवर, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी पैटर्न जो भी होता है, वो सिलेक्शन या वो क्राइटेरिया वो कराता है कीमो सिलेक्टिविटी, यानी व्हाट टू अटैक। और वेयर टू अटैक तो बता दिया आपको, रीजियो सिलेक्टिविटी होती है। उसके बाद स्टीरियो सिलेक्टिविटी होता है वेयर टू अटैक, किस जगह पे अटैक हो। अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले हम जब वो हमने जनरलेशन पढ़ रहे थे, हमने ए को ऐड किया था एल्कीन पे और फिर बी मैंने कहा था कि 50-50 चांस है, तो वो स्टीरियो सिलेक्टिविटी का केस था। वहां पे स्टीरियो सिलेक्टिविटी नहीं थी क्योंकि वहां 50-50 था। लेकिन अगर वो बराबर वाला कार्बन कायरल होता, यानी 2 मिथाइल नहीं होते, एक मिथाइल और एक इथाइल होता, जैसे एक स्टूडेंट कह भी रहते सर न्यूमैन प्रोजेक्शन अगर हम उसकी बनाए, तो उस वक्त वो केस के कौन से फेज से अटैक हो, अल्फा फेज से अटैक हो या बीटा फेज से अटैक हो, वो जो चॉइस होती है यानी वेयर टू अटैक, ऊपर से अटैक हो या नीचे से,
वो कहलाती है स्टीरियो सिलेक्टिविटी। ये 3 सिलेक्टिविटीज होती है, बहुत कॉमन सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये अक्सर स्टूडेंट्स को पता भी होती है, सिर्फ नाम से नहीं मालूम होती, लेकिन ऑलरेडी भी पता होता है रिजिड सिलेक्टिविटी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, एक मिनट, सॉरी टू स्टॉप यू, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। आप लोगों ने बेंजीन केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जो जैसे फिनोल है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, और जो नाइट्रोबेंजीन है वो मेटा डायरेक्टर होता है। ये पढ़ा है ना आपने, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर? यस सर। अब सुने मेरी बात, हाँ सुने, ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी रिजिड सिलेक्टिविटी है। नाम आपको नहीं बताया था आपके टीचर ने, क्यों? क्योंकि जब आप फिनोल पे इलेक्ट्रोफाइल लेकर आते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो आप यही तो आपने पढ़ा है, आपको टीचर ने पढ़ाया होगा कि वो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या पैरा पे आएगा, मेटा पे कभी भी नहीं आएगा। और जबकि नाइट्रोबेंजीन के केस में उल्टा होता है, मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, ऑर्थो या पैरा पे नहीं आएगा, क्योंकि वो मेटा डायरेक्टर होता है। तो ये रिजिड सिलेक्टिविटी तो है कि वो रीजन डिसाइड करके दे रहा है जो ग्रुप लगा हुआ है कि भाई आप ऑर्थो या पैरा पर आ जाओ मेरे ग्रुप रिस्पेक्ट से, या आप मेरी रिस्पेक्ट से मेटा पोजीशन पे आ जाओ। तो दैट इज रिजिड सिलेक्टिविटी। वो आपके टीचर ने आपको नाम नहीं बताया था, लेकिन चीज वो वही थी। हाँ पूछिए क्वेश्चन। सर ये तीनों सिलेक्टिविटीज होना लाजमी है रिएक्शन के लिए, मतलब है, या कोई इनमें से एक भी हो तो? हाँ नहीं, लाजमी नहीं है। जैसा इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में जो स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसमें रिजिड सिलेक्टिविटी तो है, इसी पर्टिकुलर रिएक्शन में ना कीमो सिलेक्टिविटी है ना स्टीरियो सिलेक्टिविटी है। क्योंकि देखिए इसमें कोई झगड़ा ही नहीं ना। कीमो सिलेक्टिविटी उस वक्त पैदा होती है जब एक से ज्यादा रिएक्टिव साइट्स हों। यहाँ पे तो सीधा सा हिसाब है कि ये एल्कीन है, ये HCl है, ये न्यूक्लियोफाइल है, एल्कीन जो होती है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है इलेक्ट्रोफाइल पे, और कोई उल्टी बात हो ही नहीं सकती कि ये उल्टा ये H इस पे अटैक कर दे, या आपके पास इधर कोई और ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जो कंपटीशन में हो गया, नहीं आप रुक जाओ मैं अटैक करूंगा। तो यहाँ पे तो सीधा सा हिसाब है, सादा सा रिएक्शन है। तो यहाँ पे कीमो सिलेक्टिविटी नहीं है और स्टीरियो सिलेक्टिविटी भी नहीं है, क्योंकि जब एक दफा आपने कार्बोकैटायन बना दिया, मैं मेजर की बात कर रहा हूँ, H यहाँ आया, यहाँ प्लस चार्ज आया, तो क्लोराइड ऊपर से अटैक करे नीचे से करे एक ही बात है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ना स्टीरियो सिलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा ना कीमो सिलेक्टिविटी का आएगा। तो ये तीनों सिलेक्टिविटीज साइमल्टेनियसली हो भी सकती है रिएक्शन में, या कोई भी दो हो सकती है, कोई भी एक हो सकती है, ठीक है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना हो, यानी सिलेक्टिविटी हुई ना, ठीक है, बस सीधी बस एक रिएक्शन हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। सर जी पूछिए। फिर जो आपने कहा है कि कीमो सिलेक्टिविटी के लिए अगर यानी कि एक से ज्यादा साइट्स हो, यानी कि इस वाले एग्जांपल में तो सिर्फ एक साइट है, लेकिन यानी कि जब तक एक से ज्यादा हो तो वो किस तरह से हो सकती है? डाई हो फिर वो उस तरह से? नहीं डाई ना हो, चीज ही अलग हो ना। मैं साथ में कार्बोनाइल से कपल कर दूं, मैं मिसाल दे रहा हूँ उसको, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये जो कोने पे ये जो मिथाइल लगा हुआ है ना, मैं इसको कार्बोनाइल कर दूं। अब कार्बोनाइल शायद कुछ लोगों को ना पता हो, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, और फिर आगे मिथाइल लगा दूं, यानी मैं कीटोन बना दूं, ठीक है। तो अब ये कीटोन हो जाएगा, यहाँ से एल्कीन हो जाएगा। ये हमने प्रैक्टिस तो की है ना, जो फंक्शनल ग्रुप्स को इंसर्किल करना सीखा है और उनका नाम देना सीखा है। तो अब कीटोन वर्सेस एल्कीन, दो फंक्शनल ग्रुप हो गए। और ये मैं HCl ना रखूं, मैं इसको रख दूं MCPBA। MCPBA एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, अभी आपको नहीं मालूम होगा, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो जब एल्कीन का रिएक्शन हम करते हैं ना MCPBA से, तो इपॉक्साइड बनता है, यानी वही किसी स्टूडेंट ने लिखा भी है यहाँ पे जिनका नाम है मोहम्मद इस्माइल फ्रॉम लाहौर, इपॉक्साइड बनता है MCPBA से जब हम एल्कीन का रिएक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन उसी MCPBA से अगर आप कीटोन का रिएक्शन करें तो एस्टर बनता है, वो एक अलग रिएक्शन है, एल्कीन से एक अलग रिएक्शन है। अब मैंने क्या किया, जानबूझ के एक ही एग्जाम्पल में एक ही मॉलिक्यूल में कीटोन भी रख दिया और उसी में एल्कीन भी रख दिया, और मैं एरो के ऊपर लिख देता हूँ MCPBA। तो अब बताएं, कीटोन अपना प्रीडोमिनेंस दिखाएगा और इपॉक्साइड एस्टर बनाएगा, या एल्कीन अपनी प्रीडोमिनेंस दिखाएगा और इपॉक्साइड बनाएगा? ये कहलाता है कीमो सिलेक्टिविटी कॉम्पिटिशन। तो ऐसे केस में फिर रिएक्टिव जो फंक्शनल ग्रुप होगा, हम उसको उसकी बेसिस पे रिएक्शन होगा, ठीक है। आएंगे एग्जांपल, कीटोन करेगा ना जी, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। जी एग्जैक्टली उस सूरत में कीटोन करेगा अगर कॉन्जुगेटेड ईनोन सिस्टम होगा तो, ठीक है। ऐसे केसेस आते रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि रिजियो सिलेक्टिविटी और कीमो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो सिलेक्टिविटी कोई अलग से टॉपिक है, किसी दिन अलग से आपको पढ़ाया जाए।
ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्तलिफ स्टेजेस पे ऑटोमेटिकली आता रहता है। जैसे मैंने आपको खुद एग्जांपल दी ना, अभी अभी आपने खुद बोला कि सर फिनोल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है और नाइट्रोबेंजीन मेटा डायरेक्टर होता है, लेकिन वो ये रिजिड सिलेक्टिविटी तो है, आपके टीचर ने नाम नहीं बताया होगा आपको, लेकिन ये है। तो ये इस तरह आती रहेंगी, यानी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको पूरे लेक्चर्स कवर कराऊंगा, तो मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन सा इंस्टेंस पे कौन सी सिलेक्टिविटी आती है। ठीक है, अच्छा आप चूंकि अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं इस बात पे तो मैं 2 टर्म्स का और इजाफा कर दूं, लेकिन मैं अभी को पढ़ाऊंगा नहीं। एक होती है फेशियो सिलेक्टिविटी, यानी कौन सा फेस। एक होती है टॉर्को सिलेक्टिविटी। टॉर्क जो फिजिक्स में होता है ना, TORQUE, टॉर्क वही है। जी जी, मूवमेंट होता है। हाँ मूवमेंट होता है, ये उसी से निकला है टॉर्को सिलेक्टिविटी। ये 2 सिलेक्टिविटीज और भी होती हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। फेशियो सिलेक्टिविटी और टॉर्को सिलेक्टिविटी स्टीरियो सिलेक्टिविटी के अंदर आते हैं, उसकी टाइप्स होती है फर्दर। अच्छा, मैं टॉर्को सिलेक्टिविटी लफ्ज इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम फ्यूचर में आपके जब प्रीपरेटरी प्रॉब्लम्स करेंगे, उसमें जो डील लाडर रिएक्शन आएगा, वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आएंगे, उधर टॉर्को सिलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बहुत एडवांस टॉपिक है, लेकिन आईको भी एडवांस होता है। तो आप जब ये छोटी छोटी कट पीस जो हम पढ़ रहे हैं, ये आप पक्के कर लेंगे, स्ट्रेंथन कर लेंगे अपने आप को, तो आप फिर इस पोजीशन में होंगे कि आप उससे टॉर्को सिलेक्टिविटी पढ़ सके। ठीक है, तो ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना इनटेक ले रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, लेट्स कंटिन्यू। एक्सेप्शंस। अच्छा, ये ट्रूली एक्सेप्शन नहीं है, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली। ठीक है, यहां पे भी थ्रू कार्बोकटाइन, स्टेबल कार्बोकटाइन ही ये काम होता है। ठीक है, सॉरी, थ्रू स्टेबल कार्बन इंटरमीडिएट के ही होता है, लेकिन ये चूंकि रेडिकल रिएक्शन है, ये पोलर मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पे कार्बोकटाइन नहीं बन रहा, तो यह रेडिकल बन रहा है। लेकिन रेडिकल में भी आपको याद होगा, हमने पढ़ा था रेडिकल केमिस्ट्री में, वही पैटर्न होता है जो कार्बोकटाइन का होता है, यानी टर्शरी कार्बन रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बन रेडिकल देन प्राइमरी कार्बन रेडिकल। तो है स्टेबिलिटी वही पैटर्न है, लेकिन मार्कोनिकोव के हवाले से उल्टा हो गया, क्योंकि मार्कोनिकोव साहब ने आपको ये रटवाया था, ये याद करवाया था कि जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं वहां पे पॉजिटिव पार्ट आता है। तो इस हिसाब से HBr को राइट पे आना था और Br को लेफ्ट पे आना था मेजर, लेकिन ये उल्टा हो गया, Br राइट पे आ गया और H लेफ्ट पे आ गया। और आप चूंकि उल्टा हो गया तो इसलिए आपने इसको कह दिया एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, बिकॉज द स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनिकोव वाज डिफरेंट। लेकिन जब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आप बीच में खुद बोलेंगे सर ये रिएक्शन तो स्टेबिलिटी के हिसाब से ही हुआ है, लेकिन चूंकि रूट अलग है तो इसलिए हमने इसको एंटी मार्कोनिकोव। आपको अच्छा समझ में आएगा जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और बल्कि आपको थोड़ा सा आइडिया ऑलरेडी है भी, मैं बता दूं, चूंकि मैं आपको रेडिकल केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ। रेडिकल केमिस्ट्री, जी पूछिए। सर इसमें सेकेंडरी कार्बन रेडिकल बनेगा ना? नहीं नहीं, इसमें सेकेंडरी कार्बन रेडिकल नहीं बनेगा, टर्शियरी कार्बन रेडिकल ही बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम रेडिकल केमिस्ट्री पढ़ चुके, वरना मैं आपको ये बात अभी नहीं बताता। देखिए, ये डाई एल्काइल परऑक्साइड है ना, RORO, ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये रेडिकल इनिशिएटर कहलाता है, क्योंकि ये रेडिकल इनिशिएट करके देगा। सबसे पहले हीट की प्रेजेंस में ये होमोलिटिकली क्लीव होगा, फिश हुक एरो आपको दिखा के इसको क्लीव करना होगा, और ये RO रेडिकल और RO रेडिकल, यानी 2 RO रेडिकल्स मिल जाएंगे आपको। एल्क ऑक्सी रेडिकल इसको पढ़ेंगे। एल्क ऑक्सी रेडिकल यानी RO रेडिकल, ये HBr को अटैक करेगा, H को जोड़ लेगा अपने साथ, तो अल्कोहल मिल जाएगी, यानी RO रेडिकल ने H को अटैक किया तो ROH यानी अल्कोहल बन गई, और Br रेडिकल बन गया। आपको क्या मिल गया? ब्रोमीन रेडिकल। तो ये डाई एल्काइल परऑक्साइड ने आपको ब्रोमीन रेडिकल जनरेट करके दिया। तो इसलिए डाई एल्काइल परऑक्साइड का जो रोल है, किरदार है, वो रेडिकल इनिशिएटर का है। अच्छा खैर, जब ब्रोमीन रेडिकल बन गया तो अब जब वो अटैक करेगा इस पाई बॉन्ड पे, तो यहां वाली कार्बन पे अटैक नहीं होगा, इस वाली कार्बन पे होगा। इसका रीजन है, 2 रीजन है इसके बड़े सीधे से, ठीक है, बल्कि एक ही रीजन आपको बताऊंगा। वो ये कि अगर कोने वाली कार्बन ब्रोमीन रेडिकल के साथ कपल करेगी, जो कि कर रही है, तो उस सूरत में बदले में यहाँ रेडिकल जनरेट होगा, यानी प्रोपेगेशन जैसे होता है ना, रेडिकल से रेडिकल बनना, तो टर्शरी का आपको रेडिकल मिलेगा, टर्शरी कार्बन रेडिकल। लेकिन अगर ब्रोमीन रेडिकल लेफ्ट यानी बीच वाली कार्बन पे, इस वाली पे अगर
कपल करेगी, CBr बॉन्ड बनेगा, तो आपको एज अ रिजल्ट राइट वाली कार्बन में रेडिकल मिलेगा। तो आप खुद बताइए, प्राइमरी रेडिकल वर्सेस टर्शरी रेडिकल, विच रेडिकल इज मोर स्टेबल, बताइए। टर्शियरी रेडिकल टर्शरी। तो इसीलिए इसीलिए ब्रोमीन इस कार्बन से कपल करेगा, इस कार्बन पर रेडिकल बन जाएगा। जब ये बन जाएगा टर्शरी रेडिकल, तो फिर वो HBr जो ROH होगा, ठीक है ना, वहां यानी सॉरी HBr जो होगा ROH से नहीं रहेगा, HBr से फिर HBr होमोलिटिकली क्लीव होगा और H रेडिकल उस टर्शरी रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा। तो ओवरऑल लग ऐसा रहा है बजाहिर कि ये मार्कोनिकोव की खिलाफ वर्जी हुई है, क्योंकि मार्कोनिकोव ने कहा था जहां ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं वहां पॉजिटिव पार्ट आता है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव का मसला नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव तो पोलर मैकेनिज्म होता है, यानी कैटाइन एनाइन, ये तो रेडिकल मैकेनिज्म है। और रेडिकल मैकेनिज्म की खूबसूरती यही होती है कि उसमें प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं होता, वो तो सीधे सीधे न्यूट्रल स्पीशीज पे काम कर, न्यूट्रल इंटरमीडिएट पे काम कर रहा होता है। तो ये गया ये भी थ्रू स्टेबिलिटी ही है, लेकिन ये एक अलग मैकेनिज्म से किया है, इसलिए अपेरेंटली बजाहिर दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये मार्कोनिकोव की खिलाफ वर्जी हुई है, और हुई है जो उसकी स्टेटमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन गया बहरहाल स्टेबिलिटी के ही रूट से ही है। ठीक है, तो बहुत मैं इसको एक्सटेंसिवली इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई चीज आपकी मिस हो इस सारी बात से। फिर भी अगर आप इसको देखना चाहें तो मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, उसको आप बड़े तहमुल से आराम से इसको दोबारा देखिएगा लाजमी। सर जी सर, लेकिन अगर ये HBr में होता है तो ये HCl में क्यों नहीं होता फिर? HCl में क्यों नहीं होता? सॉरी मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका, प्लीज कम अगेन। सर यानी कि ये जो एंटी प्रोडक्ट बनता है ये HBr में तो बनता है, लेकिन HCl या HI या HF जैसे आपने नीचे एग्जांपल्स दिए अच्छा, हैं उनमें क्यों? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो HF की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन रेडिकल तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो तो एक्सप्लोजिव टाइप नेचर रखता है, तो वो तो हमने, अगर आपको याद हो रेडिकल केमिस्ट्री पढ़ी थी तब भी हमने फ्लोरीन रेडिकल तो कहीं दिखाया ही नहीं था आपको, ठीक है ना। हम हमेशा आयोडीन या ब्रोमीन रेडिकल पे चल रहे होते थे, आपको अगर याद हो, ठीक है ना। तो इसलिए HF को तो बिल्कुल सही एक्सक्लूड किया है। अब बच गया HI और HCl, ठीक है। अब HI रेडिकल तो अच्छा बनाता है, ठीक है, क्योंकि आयोडीन रेडिकल यकीनन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन रेडिकल या क्लोरीन रेडिकल। अच्छा, अब आयोडीन और ब्रोमीन और ये जो आपका तीसरा है क्लोरीन, इसमें सबसे अच्छा ब्रोमीन रेडिकल होता है। अच्छा, ब्रोमीन में से क्या खास बात है जो आयोडीन रेडिकल या क्लोरीन रेडिकल में नहीं है? वो ये कि ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है, ठीक है, बहुत स्मूथ रिएक्शन देता है, ना बहुत स्लो होता है ना बहुत फास्ट होता है। HCl और HI के साथ मसला ये है कि ये इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है बहुत स्लो होता है या बहुत फास्ट होता है, और ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये ब्रोमीन के साथ ही रिएक्शन प्रोसीड होता है। ठीक है, ये इसका जवाब है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली ये बात नहीं है, वरना आपको याद होगा हमने HI के रिएक्शन, आयोडीन रेडिकल के रिएक्शन हमने देखे हैं, लेकिन वो I2 के साथ देखे थे, अगर आपको याद हो कि I2 होता था, I सिंगल बॉन्ड I, और वो रेडिकलाइज होता था, लेकिन HI वाला हमने नहीं देखा है। हम याद होगा आपको, हम सिर्फ HCl और HBr वाले देखा करते थे, और उधर भी मैंने बताया था आपको कि जब HCl किसी एल्कीन के साथ आप रिएक्ट कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और आप रेडिकल क्लोरिनेशन करते हैं, तो वो हैफाजर्ड होती है, क्योंकि क्लोरीन रेडिकल बहुत रिएक्टिव होता है निस्बतन ब्रोमीन रेडिकल के, तो वो उल्टा सीधा हर जगह उसको जहां मौका मिलता है वो कार्बन के साथ जुड़ जाता है, जबकि ब्रोमीन वाला प्रिडिक्टेबल होता है थोड़ा सा, और स्टेबल होता है, काम रिएक्शन होता है, इतना हेस्ट में नहीं होता, इसलिए ब्रोमीन वाला रिएक्शन ही सबसे नीट होता है, और बहुत ज्यादा इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी भी होती है ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट? मैं ये लेक्चर को यहीं पर रोकूंगा, क्योंकि अगला टॉपिक स्टीरियोकेमिस्ट्री का है जो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता अभी, बिकॉज मैंने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री की अभी टॉपिक नहीं पढ़ाया है, यानी कायरल कार्बन और ये इनएंशियमर वगैरह, रेसिमिक मिक्सचर वगैरह, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को एक्सक्लूड करूंगा फिलहाल, जब तक मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ा लेता। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक को एक्सक्लूड करके, हटा के, स्किप करके आपको आगे से कंटिन्यू करूंगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रिएक्शन को रोकूंगा। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आज के लेक्चर से मुताल्लिक, तो आप पूछिए, मैं आई एम अवेलेबल हियर।
Any query, any question? Do you have to ask any question, students? सर वो चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं। चैट बॉक्स में? ओके, सॉरी आई डिड नॉट सी द चैट। ओके, ओरली भी पूछ सकते हैं जब मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। ये कहते हैं मोहम्मद इस्माइल फ्रॉम लाहौर, ये पूछते हैं सर इज देयर नो ट्रांजिशन स्टेट इन रेडिकल मैकेनिज्म? नहीं, वी डू हैव। ट्रांजिशन स्टेट तो हर रिएक्शन की होती है, बगैर ट्रांजिशन स्टेट के तो कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है ना। पर ट्रांजिशन स्टेट किसे कहते हैं? सादा लफ्जों में बताता हूँ, बॉन्ड बनना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्या होता है जिसमें बॉन्ड बनता है, कुछ बॉन्ड बनते हैं और कुछ बॉन्ड टूटते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनने जब जा रहा होता है और बॉन्ड टूटने जब जा रहा होता है, उस वक्त जो हालत होती है उस मॉलिक्यूल्स की, मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर है या एक भी व्हाटएवर, वो हालत को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। स्टेट की उर्दू हालत होती है ना, और ट्रांजिशन की उर्दू होती है इंतकाल, यानी मुंतकिल होना, ट्रांसफर होना। तो एक जो इसकी वो है, एक इसका जो स्टेटस है उससे वो दूसरे स्टेटस में ट्रांजिट कर रहा है। तो वो स्टेटस जब किसी पीक पे पहुंच जाए, यानी जब कुछ बन रहा हो और जस्ट अबाउट टू फॉर्म हो और जस्ट अबाउट टू ब्रेक हो, उसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट हर रिएक्शन की होती है, बगैर ट्रांजिशन स्टेट की कोई रिएक्शन दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, मुजम्मिल अली फ्रॉम कहोटा ये क्वेश्चन करते हैं, हाउ डिड वी नो ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट? अच्छा, ये तो फिर वही बात आ गई। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट हम कैसे इसको देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ ट्रांजिशन स्टेट आइसोलेबल नहीं होती है, इसको स्टडी आइसोलेट करके नहीं किया जाता, लेकिन इसके लिए मुख्तलिफ पोस्टुलेट्स होते हैं, हम उस बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। और इसकी जो कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री से भी इसका कनेक्शन होता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, हम जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे, वहां पर भी हम ये सीखेंगे ना कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आता है और फ्रंट से लिविंग ग्रुप निकलता है। तो ये जो बैक साइड से एंट्री हो रही है और फ्रंट ग्रुप से उसका डिपार्चर हो रहा है लिविंग ग्रुप का, वो ट्रांजिशन स्टेट ही तो बता रही होती है बात। और फिर उस ट्रांजिशन स्टेट की जस्टिफिकेशन मिल जाती है, जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो उस ट्रांजिशन स्टेट को जस्टिफाई कर रही होती है। हैमंड पोस्टुलेट ने बहुत इस पर काम किया हुआ है, हैमंड पोस्टुलेट इसी को डील करता है। अच्छा, ये दूसरा सवाल पूछते हैं मुतम्मिल अली, व्हाई मार्कोनिकोव यूज्ड हाइड्रोजन रादर देन कार्बोकेटाइन? बहुत अच्छा सवाल है मुजम्मिल अली, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन का मकसद। तो इसका मैं पहला जवाब तो ये दूंगा कि भाई ये तो मार्कोनिकोव से जाके पूछें कि उन्होंने क्यों यूज किया हाइड्रोजन। ठीक है, हम तो मार्कोनिकोव की स्टेटमेंट बता रहे हैं आपको, लेकिन बहरहाल ये तो खैर एक कॉमिकली बात थी। रियल बात यही है कि मार्कोनिकोव ने हाइड्रोजन ही को कंसीडर करते हुए ये रूल बनाया अपना, लेकिन इसमें फ्लॉज हैं। मैं आपको फ्यूचर में दिखाऊंगा जब कभी आएंगे, और मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये फ्लॉ है इसमें। मार्कोनिकोव सिर्फ ये बात डील करता है भाई, जिस कार्बन यानी ओलिफिनिक कार्बन की बात हो रही है, जिस ओलिफिनिक कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उस पे पॉजिटिव पार्ट आएगा। लेकिन अगर हम ऐसा कोई स्पीशीज केस रख लें जिसमें दोनों तरफ से बराबर हाइड्रोजन आ रहे हों ओलिफिन पर, तब मार्कोनिकोव रूल फेल हो जाएगा। ठीक है, तब मार्कोनिकोव, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, चले मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं स्टॉप शेयर करा है मैंने, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि अभी ये बात क्लियर हो जाए। अभी बात क्लियर हो जाए, लेट मी री शेयर द स्क्रीन। ये देखिए, मैं आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना, ये कैमड्रॉ जो सॉफ्टवेयर है? यस सर। हाँ, अब देखिए, ये मैंने एक एल्कीन दिखाया आपको जो एरोमेटिक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। इसका रिएक्शन है HBr के साथ ही दिखा देते हैं। अब मुझे बताइए कि HBr से जब ये रिएक्ट करेगा तो किस कार्बन पे H आएगा, किस पे Br आएगा? अब अगर आप मार्कोनिकोव रूल से देखना चाहेंगे ना तो नहीं देख सकते, क्योंकि मार्कोनिकोव तो ये कहता है जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पॉजिटिव पार्ट आएगा। अब यहाँ तो इधर भी एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, तो आपका मार्कोनिकोव रूल फेल है इस पर्टिकुलर एल्कीन की एडिशन रिएक्शन को बताने के लिए। लेकिन प्रोडक्ट ये बनेगी जो मैंने दिखाई है आपको। लेकिन अब आपको पता है, इसलिए आप जानते हैं कि अगर ये वाली कार्बन, यानी ये दूसरी कह लें आप, दूसरी ओलिफिनिक, राइट वाली ओलिफिनिक, ये प्रोटोनेट होगी, इस पे H जुड़ेगा HBr वाला, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा।
जो कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ वाला कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन है, उस पे पॉजिटिव आएगा, उसको बेंजाइलिक कैटायन कहते हैं, कार्बोकैटायन। जबकि अगर इसी कार्बन पे H आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तब ये बेंजाइलिक नहीं रहेगा। तो इसीलिए राइट वाली कार्बन पे H आएगा, लेफ्ट वाले कार्बन पे Br आएगा। ठीक है, वजह इसकी ये है कि अगर मैं इसका मुकाबला इससे करूं तो आपके सामने जवाब मौजूद है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, पहला वाला है दूसरा वाला? पहला वाला। वेरी गुड। तो जब पहला वाला स्टेबल है तो फिर पहला ये बनेगा और फिर ब्रोमाइड अटैक करेगा इस पे, तो हमारी ये प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, तो यही वो एग्जाम्पल है जिसमें मार्कोनिकोव रूल फेल होता है। फेल से मतलब है वो नहीं बता पाता कि कौन सा रिएक्शन प्रोसीड होगा। ठीक है, तो इसलिए मार्कोनिकोव रूल की स्टेटमेंट बहरहाल एज अ स्टूडेंट आप याद कर लें, लेकिन असल चीज है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट याद हो। मार्कोनिकोव को बिल्कुल रट्टा ना लगाएंगे सर, वो जो बस रट गया जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, और ठीक है स्टूडेंट, मैं फिर लेक्चर एंड करूं? एनी क्यूरी? अच्छा, चैट ये वाला पहला वाला क्यों ज्यादा स्टेबल है? ये इसलिए ज्यादा स्टेबल है कि ये कार्बोकैटायन बिल्कुल कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ मौजूद है, तो इसलिए ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। ये वाला पाई बॉन्ड में अगर यहां मूव कर दूं तो फिर यहां प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर ये प्लस चार्ज डीलोकलाइज होता रहेगा पूरे रिंग के अंदर, तो इसलिए ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल है। जितनी ज्यादा किसी भी कैटायन या एनायन की डीलोकलाइजेशन फॉर्म्स होती हैं उतना ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए। सर इसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, इस वजह से ज्यादा स्टेबल बिल्कुल, है ना? हाँ आप सही कह रही है। मैंने वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बदले डीलोकलाइजेशन फॉर्म का लफ्ज इस्तेमाल किया था क्योंकि वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता, लेकिन बात वही है, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग फॉर्म्स होंगे, आप चले ये कह लें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, या चैट बॉक्स में है ये रहा। ये मुजम्मिल अली फ्रॉम कोहुटा, ये कहते हैं सर वन मोर क्वेश्चन एंड लास्ट, ब्रोमीन इज ह्यूज बट स्टिल गोज फॉर टर्शरी, व्हाई नॉट ह्यूज? अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया, आप ये कहना है कि चाह रहे हैं, मुजम्मिल अली फ्रॉम कोहुटा कह रहे हैं कि सर ब्रोमीन का ऑल्दो एटॉमिक साइज ज्यादा होता है लेकिन फिर भी वो टर्शरी कार्बो सेंटर पे जाता है। तो यहाँ पे बात आती है रिएक्टिविटी की। जब एक स्टेबल कार्बोकैटायन बना है, बहरहाल स्टेबल तो है लेकिन बहरहाल है तो पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल उसको अप्रोच तो करेगा ही करेगा, चाहे उसको इस आने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन वो इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि जो एंड आपका रिजल्ट है न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के बाद वो उसको आउटवे कर देगा। यानी जो स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की मिलेगी ना उस कार्बोकैटायन के मुकाबले में, तो वो इस चीज को आउटवे कर देगी कि नहीं सर ब्रोमीन को मुश्किल है आने में, लेकिन जो बनने वाली चीज है वो बहुत स्टेबल होगी, इसलिए ये आउटवे हो जाएगा। तो लेट्स, अच्छा मोर क्वेश्चंस? गॉट इट सर, आपका फीडबैक है, ठीक है। आई थिंक आई मस्ट एंड नाउ। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। Inshallah, we will continue in the next lecture with further topics that we have left today. So, good night. Allah Hafiz.